आज सुनिए कहानी रहस्य। नैना बहुत खुश थी। उसकी खास दोस्त नेहा की शादी जो आने वाली थी, ये शादी उसकी दोस्त की ही नहीं थी, बल्कि उसकी बुआ की बेटी की भी थी। बचपन से ही दोनों के बीच बहनों से भी ज्यादा दोस्ती का रिश्ता था। पिछले 2 वर्षों में दोस्ती और भी गहरी हो गई थी। दोनों एक ही हॉस्टल में, एक ही कमरे में रह रही थीं, अपनी पढ़ाई के लिए। यही कारण था कि नैना कुछ अधिक ही उत्साहित थी शादी में जाने के लिए। वो आज ही जाने की जिद पर अड़ी थी, जबकि उसके पिता चाहते थे कि हम सब साथ ही जाएं। उनकी भी इकलौती बहन की बेटी की शादी जो थी, उनका उत्साह भी कुछ कम नहीं था। सुबह से दोनों इसी बात को लेकर उलझ रहे थे। मैं घर का काम खत्म करने में व्यस्त थी। जल्दी काम निपटे तो सामान रखने का वक्त मिले। माँ जी शादी में जाने के लिए सामान बांधने में व्यस्त थीं। जाने की तैयारी में 2 दिन और निकल गए। नैना को रोक पाना अब मुश्किल हो रहा था। वो अकेले जाने की जिद पर अड़ी थी। मैंने पति को समझाया कि काम तो जीवन भर चलता रहेगा, शादी ब्याह रोज रोज नहीं होते। फिर शादी के बाद नेहा भी अपनी ससुराल चली जाएगी, तो फिर पहले वाली बात नहीं रह जाएगी। नैना रोज उससे मिल तो नहीं पाएगी, और वो पहले ही अपना मन बना चुके थे। बस नैना को चकित करना चाहते थे। नैना, मैं और उसके पापा, हम तीनों शादी से 4 दिन पहले ही दीदी के घर आ गए। शादी की सभी रस्में जो निभानी थी, नैना के पिता यानी मेरे पति सुनील ने पूरे 1 हफ्ते की छुट्टी ले ली थी, शादी के बाद भी बचे हुए कामों में दीदी की सहायता करने के लिए। नेहा हमारी भी बेटी जैसी ही थी। बचपन से नैना के साथ ही रही थी, तो उससे अपनापन कुछ ज्यादा ही था। दीदी के घर अक्सर हम कार से ही जाया करते थे। इस बार तो सामान ज्यादा था, तो कार से जाना ही सुविधाजनक था। माँ जी और पिताजी बाद में ट्रेन से आने वाले थे। हम तीनों कार से ही दीदी के घर के लिए रवाना हो गए। 5-6 घंटे के रास्ते में नैना ने एक बार भी कार को रोकने नहीं दिया। उसका उतावलापन देखते ही बनता था। शाम को लगभग 5 बजे हम उनके घर पर थे। शादी में अभी 4 दिन बचे थे, फिर भी नेहा ने अपनी नाराजगी जाहिर की। नैना से तो उसने बात भी नहीं की। उसकी नाराजगी इस बात से थी कि वो इस बार अकेले क्यों नहीं आ पाई। हर बार तो आती थी। क्या शादी से पहले ही उसे पराया मान लिया गया है? और नैना अपने तर्क दे रही थी। पिछले हफ्ते ही परीक्षा समाप्त हुई थी, कपड़े भी सिलाने थे, कुछ और भी तैयारी करनी थी। उसके सभी तर्क बेकार गए। उस दिन तो नेहा ने उससे बात भी नहीं की। अगले दिन मुझे हस्तक्षेप करना ही पड़ा। अब तो आ गए हैं ना, अब तो बात करो, मैंने जोर देकर कहा, तो उसकी समझ में कुछ बात आई। और फिर 3 दिन कैसे निकले पता ही नहीं चला। अगले दिन नेहा की बारात आने वाली थी। मैं दीदी के साथ ही थी। नेहा के चले जाने की बात से वो बहुत उदास थीं। लड़का विदेश में था। कुछ महीनों बाद नेहा को भी उसके साथ जाना होगा। यही सोचकर उनकी आंखें बार बार भर आती थीं। मैंने उन्हें दुनियादारी समझाने की पूरी कोशिश की। इतने अच्छे घर में रिश्ता हुआ है, परिवार भी छोटा ही है, खुले दिमाग के लोग हैं, विदेश में रहकर भी अपनी सभ्यता नहीं भूले हैं। हमारी नेहा बहुत खुश रहेगी। नेहा को नौकरी करने से भी मना नहीं कर रहे हैं, और तो और अपने व्यवसाय में उसे जिम्मेदारी देने को तैयार हैं। और हमें क्या चाहिए? शादी के दिन तक ये सभी बातें जाने कितनी बार मैंने उनके सामने बोली थीं। इससे ज्यादा कुछ जानती भी न थी। मैं नेहा की ससुराल के बारे में ज्यादा नहीं जानती थी। दीदी से पूछने की कोशिश भी की, पर उन्हें उदास देखकर अपने मन को रोक लिया मैंने। अब आखिर वो घड़ी आ गई जिसका हम सबको इंतजार था। नेहा की बारात आ गई। दूल्हे का स्वागत करने दरवाजे पर जाना था दीदी को। साथ मैं भी थी। आरती की थाली हाथ में पकड़े दीदी आगे चल रही थीं। मैं शादी में आई दूसरी औरतों के साथ उनके पीछे चल रही थी। मन में बड़ा कुतूहल था दूल्हे को देखने का। तभी बारात घर के सामने आकर रुकी। दूल्हे राजा घोड़ी से नीचे उतरे और दोस्तों, रिश्तेदारों के झुंड के साथ मुख्य द्वार के सामने रुक गए। बैंड बाजे के साथ दूल्हे को तिलक लगाकर हमने उनका स्वागत किया। स्वागत के बाद हम लोग घर की ओर मुड़ गए और बारात स्टेज की ओर बढ़ गई। नेहा को उसकी सहेलियों ने घेर रखा था। हम लोग भी वहीं खड़े होकर वरमाला का इंतजार करने लगे। नेहा आसमान से उतरी एक परी की तरह दिख रही थी।
दुल्हन के लिबास में उसका रंग रूप और भी निखर गया था। कुछ देर बाद वरमाला के लिए नेहा का बुलावा आ गया। नेहा, नैना और अपनी दूसरी सहेलियों के साथ स्टेज की ओर धीरे धीरे बढ़ रही थी। दीदी सहित हम सभी औरतें उनसे थोड़ी दूरी पर चल रहे थे। मैंने अपना चश्मा अब पहन लिया था। स्वागत के समय दूल्हे को ठीक से देख नहीं पाई थी। नेहा ने वरमाला पहनाई, सभी लोगों ने तालियां बजाईं। अब दूल्हे की बारी थी। उसने भी वरमाला नेहा के गले में पहना दी। एक बार वापस तालियों की गड़गड़ाहट फिर से गूंज उठी। वरमाला पहनाने की रस्म पूरी होते ही दूल्हा दुल्हन स्टेज पर बैठ गए। अब दोनों को सामने से देख सकते थे। दूल्हे का चेहरा जाना पहचाना सा लग रहा था मुझे, लेकिन याद नहीं आया। लगभग 2 बजे नेहा अंदर आ गई। फेरों की तैयारियां शुरू हो गईं। पंडित जी अपने आसन पर बैठ गए। दूल्हा फेरों के लिए बैठ चुका था। पंडित जी ने अपना काम शुरू कर दिया था। कुछ देर बाद नेहा को भी बुलवा लिया। अधिकतर मेहमान उस समय तक विदा हो चुके थे। घर के लोग और कुछ निजी रिश्तेदार ही रुके थे। निजी रिश्तेदारों में भी हमारा परिवार ही जाग रहा था। बाकी लोग खाना खाकर सो चुके थे। सभी को अगले दिन जाना ही था। सुबह 4 बजे नेहा की विदाई भी हो गई। घर में गिनती के ही लोग रह गए। पूरा घर सूना सूना लग रहा था। नैना एक कमरे में उदास बैठी थी। मैं नाश्ते की व्यवस्था करने के लिए रसोई घर में थी। दीदी भी नैना के पास ही बैठी थीं। रात भर जागने के बाद भी किसी का सोने का मन नहीं था। घर में रौनक लड़कियों के कारण ही होती है। आज सभी ये महसूस कर रहे थे। पग फेरों की रस्म के लिए नेहा कल घर वापस आने वाली थी। घर को व्यवस्थित भी करना था। सबका नाश्ता हुआ। तब तक नैना और दीदी ने मिलकर घर की सफाई कर ली। ऊपर वाला कमरा मेहमानों के विश्राम के लिए रखा था। 11 बजे तक वो लोग आ गए। नेहा, प्रतीक और एक तो रिश्तेदार। उनके आते ही सब लोग उनके स्वागत में जुट गए। लड़की की ससुराल से पहली बार मेहमान घर आए थे। चाव ही अलग था। हम लोग नेहा के साथ व्यस्त हो गए। नेहा और उसके पापा, प्रतीक और बाकी मेहमानों के साथ ऊपर वाले कमरे में चले गए। जीजाजी ने बहुत रोका, परंतु दोपहर का खाना खाकर नेहा को लेकर वो लोग लगभग 4 बजे वापस चले गए। हमने जाने के लिए कहा तो दीदी ने रोना शुरू कर दिया। भाभी, मैं अकेली रह गई हूं अब। आप तो जानते हो, नेहा भी अभी जल्दी नहीं आने वाली वापस। आपको कुछ दिन और रुकना पड़ेगा। उन्होंने जिद पकड़ ली। नैना, उसके पापा, माँ जी और पिताजी उसी दिन शाम को घर वापस लौट गए। मैं 2-4 दिन के लिए रुक गई। सबके जाने के बाद दीदी ने नेहा की ससुराल से आया सामान खोला। सभी के लिए कुछ न कुछ उपहार दिया था उन्होंने। मेरे लिए भी था। मेरा पैकेट हाथ में देकर दीदी बोली, भाभी, घर जाकर खोलना, भैया और नैना के उपहार के साथ। मुझे भी उनकी बात ठीक लगी। मन में एक प्रश्न जरूर था कि लड़की की ससुराल से हमारे लिए इतने उपहार क्यों। प्रश्न मन में रखकर पैकेट अपने सूटकेस में रख लिए। जब रुकना चाहे तो समय पंख लगाकर उड़ता है। शनिवार को सुनील मुझे ले जाने के लिए आए। दीदी बहुत उदास थीं, परंतु अब रुकना संभव नहीं था। नैना को भी जाना था। उसे नौकरी मिल गई थी, स्नातकोत्तर के अंतिम वर्ष में ही। नेहा की शादी के कारण उसने जाने का समय कुछ दिन बाद रखा था। रविवार सुबह ही हम लोग घर के लिए रवाना हो गए। घर जाकर देखा तो माँ जी घर पर अकेली थीं। टीवी देखते हुए सब्जी काट रही थीं। उनके चरण स्पर्श करके मैंने नैना के बारे में पूछा। उन्होंने थोड़ा रोष से जवाब दिया, किसी दोस्त के घर गई होगी, तुम्हारे पीछे घर पर रुकती ही कहाँ है। आजकल की लड़कियां थोड़ा पढ़ लिख जाए तो नौकरी तलाश कर लेती हैं। घर के काम काज तो छोड़ो, घर पर रहना भी उन्हें नहीं भाता। मेरे बोलने से पहले ही सुनील ने बात खत्म करने के उद्देश्य से कहा, आ जाएगी माँ, किसी काम से गई होगी। जब जिम्मेदारी सिर पर आती है सब निभाना सीख जाते हैं। इनकी बात खत्म होते ही नैना आ भी गई। लो दादी, तुम्हारी दवाइयाँ बहुत दूर मिली। दवाई दादी के पास रखकर उसने कहा और आकर मुझसे लिपट गई। तुम्हारे बिना घर पर मन ही नहीं लगता माँ, उसने मुझसे लिपट कर कहा। फिर थोड़ा सामान्य होकर बोली, मेरा उपहार तो दो जो नेहा के ससुराल वालों ने भेजा है, जल्दी दो माँ। ठीक है, मुझे छोड़ो और मेरे पर्स से चाबी ले लो। सूटकेस खोलकर सबके पैकेट निकाल लो। मैंने उसे अपने से अलग करते हुए कहा।
माँ, अपना पैकेट तुम खोलो, पापा को उनका देती हूँ। मेरा पैकेट देकर नैना माँ जी को अपना उपहार दिखाने चली गई। मैं पैकेट हाथ में लेकर कमरे की ओर बढ़ गई। कपड़े भी बदलने थे, पहले पैकेट खोल लेती हूँ, बेचैन रहेगी तब तक ये लड़की, मैंने मन में सोचा। खोला तो सबसे पहले एक पत्र था, लिफाफे में था, परंतु किसी को पोस्ट नहीं किया गया था। सकुचाते हुए मैंने लिफाफे से पत्र निकाला। माँ, ये मेरा आखिरी खत है, इसके बाद तो मैं आपसे मिलता ही रहूंगा। मैंने नेहा से इसीलिए शादी की है कि आपके संपर्क में रह पाऊं। नेहा बहुत अच्छी लड़की है, परंतु मैं आपसे झूठ नहीं बोल सकता हूं। क्या आपको शीलू याद है माँ? मैं एक दिन भी आपको नहीं भूला हूं। दादा दादी मुझे बहुत प्यार करते हैं। चाचा चाची ने मुझे अपने पास विदेश में रखकर काबिल बनाया। मुझे उनसे कोई शिकायत नहीं है माँ। बस ये जानना चाहता हूं कि तुम मुझे छोड़कर क्यों चली गई? क्या मजबूरी थी माँ? पापा के जाने के बाद मैं आपके साथ था, फिर आपने मुझे क्यों छोड़ दिया, वो भी बिना बताए? लेकिन अब आपको बताना ही पड़ेगा माँ। मैं आपके जवाब का इंतजार करूंगा। आपका बेटा शीलू। मेरी आंखों से आंसू टप टप गिर रहे थे। पत्र पूरा भीग चुका था। शीलू, मेरा बेटा, मुंह से निकला और मैं फपक फपक कर रो पड़ी। सालों पुराने जख्म हरे हो चुके थे। कुछ देर के लिए चेतना शून्य हो गई थी मेरी, बस बोलती जा रही थी। मैं तुम्हें कैसे बताती बेटा, तुम बहुत छोटे थे। तुम्हारी दादी का ही निर्णय था वो। दुर्घटना में तुम्हारे पिता की मृत्यु के बाद भी मैं उन लोगों के साथ ही रहना चाहती थी। तुम्हें लेकर रह भी रही थी। एक दिन के लिए भी उन्हें छोड़कर कहीं नहीं गई। तुम्हारे नाना के घर भी नहीं। तुम्हारी दादी ने ही बुलाया था उन्हें और घर बुलाकर कहा था कि अपनी बेटी को वापस ले जाओ और हमारे पोते की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उसे हम रखेंगे, उसे हम किसी को नहीं देंगे। इस एक वाक्य में तुम्हें मुझसे अलग कर दिया था उन्होंने। तभी सुनील अंदर आए। उन्हें देखकर मैं फिर से रो पड़ी। तुम तो सब जानते हो सुनील, तुम तो भैया के करीबी दोस्त थे ना। शादी से लेकर खाली हाथ वापस घर आने तक सब तुमने अपनी आंखों से देखा है, कानों से सुना है। किस तरह अपमानित करके मुझे उन लोगों ने घर से निकाल दिया था। आखिरी बार शीलू से मिलने भी नहीं दिया था। देखो, ये चिट्ठी देखो। देख रहा हूं मैं, उन्होंने मेरे कंधे पर हाथ रखकर कहा। कुछ भी नहीं भूला हूं। अब उठो, वर्तमान में आओ। शीलू ने तुम्हें हमेशा के लिए ढूंढ लिया है। मैं नेहा की शादी से पहले से जानता हूं कि प्रतीक ही शीलू है। मैं हतप्रभ सी उन्हें देख रही थी। नैना भी तब तक कमरे में आ चुकी थी। बोली, माँ, अगले हफ्ते नेहा और प्रतीक आ रहे हैं घर पर। हनीमून के लिए जाते हुए वो हम लोगों से मिलते हुए जाएंगे। उठो माँ, बहुत सी तैयारियां करनी है उनके स्वागत की। सबकी आवाज सुनकर माँ जी भी कमरे में आ गई। मैं उठने लगी तो वो बोली, बेटा, दोनों भाई बहनों ने मुझे मना किया था तुम्हें बताने के लिए, इसीलिए मैं चुप रही। मुझे माफ करना। पहले बता दिया होता तो तुम्हारा दिल तो नहीं दुखता। मैंने उठकर उनके पैर पकड़ लिए और बोल पड़ी, माँ, तुमने तो मेरा दिल हमेशा के लिए जीत लिया है। आज जिंदगी को फिर से देखा है। एक वो माँ थी और एक ये माँ है। एक वो समय था जब शीलू को मुझसे मिलने ही नहीं दिया गया। एक ये समय है जब शीलू फिर से मुझसे मिलने आने वाला है। शीलू से मिलकर उसे अपने सीने से लगाकर उसकी सारी शिकायतें दूर कर दूंगी। मेरा बेटा, तूने अपनी माँ को आज जीवन की वो खुशियां दी हैं जो मुझसे छीन ली गई थीं। शीलू, मेरा बेटा, जल्दी आ। मेरा मन सोचते हुए खुशी से भरा जा रहा था।